इनहिबिटर्स पढ़ाए हैं ना, तो हमने सिर्फ वही 2 तैयार करने हैं कि बाकी सारे भी जो बुक्स हैं वो भी जी, करने सो हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट आर एंटी फंगल ड्रग्स? एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एंटी फंगल ड्रग्स? मैम जो फंगस को कंट्रोल करती हैं। एग्जैक्टली, द ड्रग्स विच आर ऑब्वियसली यूज, नेम से इसके वो yes, which are used to treat the infections which are caused by फंगस या फंजाई, किसी भी तरह के इन्फेक्शन जो कि फंजाई से कॉज होते हैं या जो फंजाई उनका रूट कॉज होता है, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं। समटाइम्स टॉपिकल भी यूज़ करते हैं, टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स भी होती हैं। कुछ जो है वो आप ऑरली भी लेते हो, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है और किस टाइप का फंजाई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने देखा था एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में कि किस तरह का बैक्टीरिया है और पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रग जो है वो डिज़ाइन भी करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग ये ड्रग प्रिस्क्राइब भी करता है डॉक्टर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमने पहले ये देखना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, कौन सा फंजाई है, ज़रूरी नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, कौन सा फंजाई है और उससे कैसे डिजीज़ कॉज हो रही है और पेशेंट की क्या कंडीशन है। सो ओवरव्यू पे आ जाते हैं। पहले इसके इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई आर कॉल्ड माइकोजेज़। ये क्या होती हैं? तमाम वो वाली डिजीज़ जो कि फंगस से कॉज होती हैं, किसी भी फंजाई से कॉज होती हैं, दैट आर कॉल्ड माइकोजेज़ एंड दे आर ऑफन क्रॉनिक इन नेचर। और ये मोस्टली क्या होती हैं? क्रॉनिक इन नेचर होती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ वो वाली डिजीज़ होती हैं जो 2 वीक से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती हैं और इवन इन 2 ईयर्स और मंथ्स तक जो हैं वो स्पैन करती हैं और बहुत ही ज़्यादा कह लें कि इनको ट्रीट करना जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बड़ी स्टबर्न टाइप की डिजीज़ होती हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, ज़िद्दी टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं जिनको आराम से जो है ट्रीट नहीं हो पाते हैं। तो माइकोटिक इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व ओनली द स्किन, जिसमें मैंने अभी बताया कि सुपरफिशियल भी हो सकते हैं इन्फेक्शंस और अंदर भी हो सकते हैं। तो माइकोटिक इन्फेक्शंस जो हैं वो ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ स्किन पर हो, जैसे आपको पता है वो रिंग वर्म वगैरह, आपको पता है ना स्किन पे हो जाता है रिंग वर्म गोल गोल, ठीक है। इस तरह कुछ लोगों के पाँव में, फीट में क्या होता है कि उंगलियों के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है और वो जैसे किस्म का वो क्या हो जाना शुरू हो जाता है उनका, जैसे कहते हैं कि उंगलियाँ जैसे कह रही हैं कि ख़राब हो रही हैं, सॉर्ट ऑफ गल रही हैं, तो उस तरह के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं वो भी अक्सर जो है वो किसकी वजह से हो रहे होते हैं? किसी ना किसी फंगस की वजह से हो रहे होते हैं। तो माइकोटिक इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ स्किन पे भी हो सकते हैं और मे कॉज सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक इन्फेक्शंस। तो इसमें जो है वो सबक्यूटेनियस भी हो सकते हैं और सिस्टेमिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के अंदर डेप्थ में नीचे, और सिस्टेमिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शन से मुराद के आपके सिस्टम से अंदर कोई भी इन्फेक्शन, आपके सिस्टम के अंदर किसी भी कोई भी इन्फेक्शन जो है वो फंजाई की वजह से हो सकता है। अनलाइक बैक्टीरिया, फंजाई आर यूकैरियोटिक। ये हम सबको पता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं बट फंजाई आर यूकैरियोटिक विद रिजिड सेल वॉल्स, जिनकी सेल वॉल जो है वो रिजिड होती हैं बट टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम डैट ऑफ बैक्टीरिया। और इनकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी होती है रादर देन पेप्टिडोग्लाइकेन, अ कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल cell walls. In addition, the fungal cell membrane contains ergosterol rather than the cholesterol found in mammalian membranes. इसके अलावा क्या है कि जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें एक कोलेस्ट्रॉल का एक कह लें डेरिवेटिव पाया जाता है जो क्या कहलाता है? एर्गोस्टेरोल कहलाता है। जबकि बाकी जो मेमेलियन मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। These structural characteristics are useful targets for chemotherapeutic agents against mycosis। और यही वजह है कि हम माइकोटिक इन्फेक्शंस के लिए इन दो साइट्स को जो है वो टारगेट के तौर पे ले सकते हैं। कैसे कि जैसे हमने मेमेलियन सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जबकि जो फंगस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें एर्गोस्टेरोल पाया जाता है। तो जब हम दोनों की सेल वॉल्स डिफरेंट हैं तो ड्रग जो है ऐसी होगी जो सिर्फ और सिर्फ फंगस सेल्स पे टारगेट करेगी, सिर्फ और सिर्फ फंगल सेल्स को अफेक्ट करेगी, हमें अफेक्ट नहीं करेगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो ड्रग डिज़ाइन की थी वो ड्रग इस तरह से डिज़ाइन की थी कि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है
उसमें सिर्फ एर्गोस्टेरोल को टारगेट किया जाए, ना कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन को टारगेट किया जाए। और फिर इसी तरह हम में तो सेल वॉल होती ही नहीं है और फंजाई में सेल वॉल होती है, तो इसलिए हम जो है वो सेल वॉल को भी टारगेट कर सकते हैं टू ट्रीट दोज माइकोटिक इन्फेक्शंस। फंजाई आर जनरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। फंजाई जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए। कन्वर्सली बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू एंटी फंगल एजेंट्स। कन्वर्सली होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए, एंटी फंगल एजेंट्स के लिए। द इंसिडेंस ऑफ माइकोसिस सच एज कैंडिडीमिया हैज़ बीन ऑन द राइज फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। इसके अलावा जो माइकोसिस है, माइकोसिस में जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनमें से एक इन्फेक्शन है कैंडिडीमिया। इसका जो राइज़ है ना, इसका जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ती जा रही है फ्यू डिकेड से। कुछ दहाइयों से इसकी जो फंगल इन्फेक्शंस होने जो है ना वो इंक्रीज़ हो गए हैं। दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज नंबर ऑफ पेशेंट्स विद क्रॉनिक इम्यून सप्रेशन ड्यू टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और ऐसा हो क्यों रहा है कि फंगल डिजीज़ जो है वो प्रिवेल क्यों करना शुरू हो गई हैं कुछ दहाइयों से, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, क्रॉनिक इम्यून सप्रेशन कर देते हैं, इम्यून सप्रेशन कर देते हैं किसमें, उन तमाम लोगों में जिनमें कोई ना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई होती है, या जिनमें कैंसर कीमोथेरेपी चल रही होती है, या जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से इन्फेक्टेड हुए होते हैं। तो इन सब में हमें पता है कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस होती है, या इम्यूनिटी को ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है वो सप्रेस किया गया होता है या खुद ही कम हुई होती है। तो इस केस में होता क्या है कि कोई भी फंगस जो है वो इजीली अटैक कर सकती है बॉडी पे और फिर जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो यही वजह है कि पिछली कुछ चंद दहाइयों से, कुछ चंद सालों से जो माइकोटिक इन्फेक्शंस हैं उनकी प्रेवलेंस में इजाफा हुआ है। साइमल्टेनियसली न्यू थेराप्यूटिक ऑप्शंस हैव बिकम अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोसिस। इसी के साथ साथ क्या है, क्योंकि साइंस जो है वो तरक्की करती जा रही है, तो उन तमाम इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो है वो माइकोसिस को और माइकोटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए थेराप्यूटिक ऑप्शंस जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मज़ीद अब थेराप्यूटिक ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इन माइकोटिक इन्फेक्शन से जो हैं वो बच सकते हैं। So some of the drugs which are in the category of antifungal drugs are कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक माइकोटिक इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। उनमें कौन कौन सी हमारे पास आती हैं, उनमें हमारे पास आती हैं एम्फोटेरिसिन भी आती है, इसके अलावा कैस्पोफंजिन आती है, फ्लूकोनाजोल आती है। तो ये सारी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि किस में आती हैं, सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक माइकोटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स आती हैं जो क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं, और उनमें कौन कौन सी हैं हमारे पास, उनमें है ब्यूटाकोनाजोल है हमारे पास, और हमारे पास लोट्रिमिन है, और हमारे पास इसके अलावा इकोनाजोल है, और ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, निस्टेन है, ऑक्सीकोनाजोल है और सेटाकोनाजोल है। तो ये सारी डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि हम क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या है, एंटीफंगल ड्रग्स हैं। मैम ये एक एक ही ड्रग याद कर लेना इनका नेम, या आप लोग इनमें से सिर्फ एक एक कर लें तो डेट इज़ इनफ, ठीक है, वो काफ़ी है। अच्छा जी, एक एक जी ये जो रेड में लिखा हुआ है ड्रग के साथ नेम वो क्या है? जी मैम, ये रेड वाले सारे जो नेम लिखे हुए हैं। हाँ जी, बेसिकली क्या होता है कि एम्फोटेरिसिन बी है ना, तो ये क्या है, ये उसका सॉल्ट है, कह लें किस्म का सॉल्ट तो नहीं हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि ये सॉल्ट से तो नहीं बनी हुई होती, पर जिसे कहते हैं ना कि ड्रग का कॉमन नेम वो है। उसके आगे जो है वो उनका एक ब्रांड नेम दिया हुआ है कि वेरियस है, रेक्सिस है, कैंसिडास है, डिफ्लोसन है। जैसे आपको पता है कि कुछ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अभी। मैम ये सेम उससे जिससे एरिथ्रोमाइसिन के लिए कैज़ोमैक्स है, Exactly. कोई और ब्रांड है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जैसे आपके आई ड्रॉप्स हैं जिनमें होते हैं आई ड्रॉप्स का किसी को कोई नाम आता है, पर डिफरेंट ब्रांड्स जो है ना वो डिफरेंट नेम से देते हैं। तो ये एम्फोटेरिसिन बी जो है वो उसका एक जो ड्रग है, बेसिकली जो आपका एजेंट है, ड्रग एजेंट है, एंटी फंगल एजेंट है, पर वो इन नामों से है। आगे वेरियस है, रेक्सिस है, कैंसिडस है, डिफ्लोसन है। तो ये सारी उन टैबलेट्स का या उन ड्रग्स के जो ब्रांड्स नेम है वो हैं,
ठीक है। जैसे डिस्प्रिन एक ब्रांड नेम है, पर उसके अंदर जो सॉल्ट है, उसके अंदर जो एजेंट है वो क्या है, जो ड्रग एजेंट है वो एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन की आपको मिल जाएंगी, एस्पिरिन नाम की दवाइयाँ, उनमें डिस्प्रिन भी होगी। क्लियर? जी मैम जेनरिक नेम होंगे फिर ये? हाँ जी बिल्कुल, ये इनके जेनरिक नेम है, एम्फोटेरिसिन बी वगैरह, और जो दूसरे हैं आपके जो रेड में लिखे हुए हैं वो उनके ब्रांड नेम्स हैं। जी अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं किसके, किंगडम फंजाई के। तो फंजाई में कौन कौन से कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट माइकोटिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। तो दो हैं हमारे पास ऐसे, एक है यीस्ट और दूसरे हैं मोल्ड्स। यीस्ट से कैसी कैसी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, उनमें एक कैंडिडेट स्पीशी है और एक है हमारे पास जीरोविसी स्पीशी। तो ये दोनों जो स्पीशी हैं, ये दोनों यीस्ट की स्पीशी हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। और इसके अलावा इनमें जो है वो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस भी आती है, इनके बीच की एक स्पीशी है। मोल्ड्स पे आ जाएं तो मोल्ड्स में हमारे पास एस्परजिलस स्पीशी है और म्यूकोरमाइकोसिस स्पीशी है। तो ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं ये मोल्ड्स में है जो कि कॉज करती हैं डिफरेंट डिजीज़ को। इनके मिड में हमारे पास आ जाती है डर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं, और म्यूकोरमाइकोसिस में हमारे पास राइजोप्स आ जाते हैं, म्यूकोर आ जाते हैं और एब्सीडी आ जाते हैं। राइजोप्स का तो आपको वैसे भी पता है कि राइजोप्स जो है वो मोस्ट प्लांट्स की, काफ़ी सारे प्लांट्स की जो है वो रूट्स में भी पाए जाते हैं, नोड्यूल्स में रह रहे होते हैं और वहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कैसा रिलेशनशिप है या वो कैसी जो है वो कॉज कर रहे हैं डिजीज़ को, ठीक है। अब फंजाई में जो यीस्ट और मोल्ड्स हैं उनके दरमियान हमारे पास एक और टाइप की स्पीशी है, दैट इज़ डाइमॉर्फिक। जो डाइमॉर्फिक हैं बेसिकली इनमें यीस्ट और मोल्ड दोनों जैसी खसूसियात हैं। और इनमें कौन कौन सी स्पीशी आ जाती हैं, इनमें हमारे पास आ जाती है ब्लास्टोमाइकोसिस आ जाते हैं, इसमें हमारे पास हिस्टोप्लाज्मोसिस आ जाते हैं, इसमें हमारे स्पोरोन्यूट्राइकोसिस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम फंजाई से रिलेट करते हैं, जो कि डिफरेंट माइकोटिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। हमारे पास कौन कौन से सेलुलर टारगेट्स हो सकते हैं एंटी फंगल ड्रग्स के लिए, यानी कि एंटी फंगल ड्रग्स कहाँ कहाँ पे टारगेट कर सकती हैं। तो कहाँ कहाँ पे टारगेट कर सकती हैं स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखें कि जहाँ पे एरो लगा हुआ होता है ना, ये जैसे माउस का एरो बना हुआ है, आगे एक एरो हेड है ना, माउस का एरो हेड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, माउस का एरो हेड। जहाँ कहीं पे ऐसा बना होता है ना तो उसका मतलब होता है कि वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। जहाँ पे ऐसा नहीं बना होता बल्कि ये ऐसा होता है, ये सीधी लाइन है और उसके आगे ऐसे एक छोटी सी लाइन लगा दी है सीधी, वो क्या है, उसका मतलब है कि वो उस चीज़ को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को पता है? नो मैम। मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं पे ये एरो बना होगा ना, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, जहाँ कहीं पे ये एरो होगा ना, आपको नज़र आ रहा है अब ये एरो जो मैंने लगाया है, जिसका एरो हेड बना हुआ है, यस मैम। जहाँ कहीं पे भी ये एरो, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी ये एरो हेड होगा उसका मतलब है कि जिसके तरफ एरो पॉइंट आउट कर रहा है ना, वो चीज़ ट्रिगर हो रही है। वो चीज़ क्या हो रही है, ट्रिगर हो रही है, वो एक्टिव हो रही है, उसकी एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को बताती हैं, ठीक है। ये एरो जहाँ कहीं पे इस तरह से एरो ना हो बल्कि क्या हो, मैं दोबारा एक और ऐड करती हूँ। ओके जी, जहाँ कहीं पे ऐसे हो, ये सीधी लाइन हो और उसके बाद
ओके जी। हाँ जी, स्टूडेंट जहाँ कहीं पे इस तरह से हो जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, जहाँ कहीं पे इस तरह हो, वहाँ पर क्या होता है कि इसका मतलब है कि वो चीज़ जिसकी तरफ ये चीज़ आई हुई है, जिसकी तरफ ये वाला हेड आया हुआ है, वो चीज़ क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, हिंडर हो रही है, रुक रही है, ठीक है, या इनएक्टिव हो रही है। क्लियर? यस मैम। तो Yes, जहाँ ma'am. ओके जी, जहाँ कहीं पे ऊपर वाला ये एरो हेड बना हो वो चीज़ एक्टिव होती है जिस तरह पॉइंट आउट हो रहा है। जहाँ कहीं पे इस तरह से लाइन हो और उसके आगे इस तरह छोटी लाइन लगी हुई हो उसके पैरेलल, उसके परपेंडिकुलर पे, तो फिर वो क्या होती है कि वो चीज़ क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ये देखें कि कौन कौन से टारगेट्स हैं जो एंटी फंगल ड्रग्स जो है सेल के अंदर किस किस चीज़ को टारगेट कर सकती हैं। तो किस चीज़ को टारगेट कर सकती है, सबसे पहले बाहर से देखें, हाइफल डिस्टॉर्शन कर सकती हैं। हाइफल डिस्टॉर्शन क्या है, आपके सेल वॉल के अंदर, यानी कि फंजाई की सेल वॉल के अंदर। और आप देख रहे हो इसके आगे वो वाला बना हुआ है, उसके आगे छोटी सी लाइन लगी हुई है परपेंडिकुलर पे, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। फिर सेल वॉल भी ब्लॉक हो रही है। दूसरी तरफ आप अगर देखें नीचे को आएँ तो सेल वॉल भी ब्लॉक की जा सकती है, हाइफल डिस्टॉर्शन की जा सकती है, जो कि सेल वॉल बनाने, सेल वॉल के बिल्कुल आउटर पे होती है, सेल वॉल बनाने में हेल्पफुल होती है किस्म की। और ये जो है सेल वॉल को भी हिंडर कर सकती है। इसके अलावा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी टारगेट किया जा सकता है, डीएनए सिंथेसिस को टारगेट किया जा सकता है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस को रोक दिया जाता है। इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल को रोक दिया जाता है। माइटोटिक स्पिंडल जब नहीं बनेंगे तो सेल डिवीजन नहीं होगी, तो सेल डिवीजन नहीं होगी, फंगस आगे जो है फर्दर ग्रो नहीं करेगी और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा राइबोसोम को जो है वो इनहिबिट किया जा सकता है। जब राइबोसोम इनहिबिट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि फर्दर आगे जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगी। प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगी तो क्या होगा, फंजाई के सारे काम जो हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना। मैम जी, काइंडली डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दें। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, एक मिनट है। ओके जी, स्टूडेंट्स अपने माइक को ऑफ कर लें प्लीज़। अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये राइबोसोम को इनहिबिट किया जा रहा है, तो राइबोसोम को इनहिबिट करेंगे तो आगे जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। इसके अलावा आप किस चीज़ को इनहिबिट कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इनहिबिट कर सकते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनहिबिट हो जाएगा तो एर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा। एर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी। सेल वॉल नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा, फंगस जो है वो नहीं बनेगी, फंगस आगे प्रोलिफरेट नहीं कर सकेगी। So coming towards next, drugs for subcutaneous and systemic mycotic infections। जी बेटा। मैम जो पिछली स्लाइड पे जहाँ पे लिखा होता सेल्फ, ड्रग्स फॉर सबक्यूटेनियस एंड सिस्टेमिक माइकोटिक इन्फेक्शंस, तो वो वाली ड्रग्स जो कि सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक माइकोटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं, उनमें कौन कौन से आ जाती हैं। सबसे पहले एम्फोटेरिसिन आती है। एम्फोटेरिसिन बी is a naturally occurring polyene antifungal produced by Streptomyces nodosus। तो ये एम्फोटेरिसिन बी जो है ये एक नेचुरली अकरिंग पोलीन एंटीफंगल है, ड्रग है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस कर रही है, यानी कि एक और दूसरी ही स्ट्रेप्टोमाइसिस जो स्पीशी है वो प्रोड्यूस कर रही है। इन स्पाइट ऑफ इट्स टॉक्सिक पोटेंशियल, इसका चूंकि टॉक्सिक पोटेंशियल होता है, बट एम्फोटेरिसिन बी रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग माइकोसिस। हालांकि ये टॉक्सिक है, इसमें पोटेंशियल इसका ज़्यादा होता है टॉक्सिसिटी का, बट फिर भी इसको यूज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, टू ट्रीट सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग जो माइकोटिक इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एम्फोटेरिसिन बी बाइंड्स टू एर्गोस्टिरोल। ये क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है किससे, एर्गोस्टिरोल से, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ फंगल सेल्स। देयर इट फॉर्म्स पोर्स, जहाँ पे क्या करता है, पोर्स बना देता है, चैनल्स बना देता है, डेट रिक्वायर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और वो क्या रिक्वायर करते हैं, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस रिक्वायर करते हैं बिटवीन द लिपोफिलिक सेगमेंट ऑफ द पोलीइन एंटीफंगल एंड द स्टीरोल। तो किस किस के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस चाहिए होते हैं, लिपोफिलिक सेगमेंट के दरमियान, ऑफ द पोलीइन एंटीफंगल एंड द स्टीरोल के दरमियान।
जो स्टेरोल यानी कि एर्गोस्टेरोल जो है वो उसमें डल रहा होता है, तो उसमें तो ये एर्गोस्टेरोल को बाइंड कर जाता है, ठीक है। द पोर्स डिस्टर्ब मेम्ब्रेन फंक्शन, जिससे होता क्या है, चूँकि पोर्स बन गए हैं तो पोर्स जो है वो मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, अलाउइंग इलेक्ट्रोलाइट्स पर्टिकुलरली पोटाशियम एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू लीक फ्रॉम द सेल रिजल्टिंग इन सेल डेथ। जिससे होता क्या है कि सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें पर्टिकुलरली पोटाशियम है और उसके अलावा और भी डिफरेंट स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, सेल डेथ हो जाती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट सेल से बाहर निकल जाएंगे तो ये सिचुएशन जो है वो हमें पता है कि एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है, जहाँ पे सेल जो है वो फिर क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, सेल ख़त्म हो जाता है। Okay, जी, so here in diagram you can see that the amphotericin B interacts hydrophobically इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, विद एर्गोस्टेरोल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ पोर। फंगल सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टेरोल के साथ इंटरेक्ट करता है, जहाँ पे जिसकी वजह से पोर बन जाता है। पोर क्या करता है, बीच के स्टेप नंबर 2 पे पोटाशियम एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट थ्रू द पोर कॉजिंग सेल डेथ। जिससे इस पोर से क्या होता है कि पोटाशियम और दूसरे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फिर सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंटी फंगल स्पेक्ट्रम कितना है इसका, एम्फोटेरिसिन बी इज़ आइदर फंजिसाइडल और फंजिस्टैटिक। ये फंजिसाइडल भी हो सकती है, फंजिस्टैटिक भी हो सकती है। फंजिसाइडल का मतलब है कि कम्प्लीटली फंगस को किल कर दे, और फंजिस्टैटिक का मतलब है कि उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट एम्फोटेरिसिन बी दी जा रही है, और डिपेंड करता है कि कितनी कंसनट्रेशन में दी जा रही है, तो उसके हिसाब से उसका फंजिसाइडल और फंजिस्टैटिक इफेक्ट होता है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ फंजाई, ये बहुत इफेक्टिव है काफ़ी सारी फंजाई के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग कैंडिडिया एल्बिकन्स स्पीशी और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, और इसके अलावा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, और इसके अलावा इमिटिस स्पीशी है, डर्माटाइडिस है, एंड मैनी स्ट्रेन्स ऑफ एस्परजिलस। तो ये इन सारी स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ जो है एम्फोटेरिसिन बी जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि एम्फोटेरिसिन बी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोटोजोल इन्फेक्शन, जिसमें इन्फेक्शन है हमारे पास लेशमेनियासिस। तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन है जो कि प्रोटोजोआ से होता है, इसको ट्रीट करने के लिए भी एम्फोटेरिसिन बी जो है वो दी जाती है। इसको हम प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में देखेंगे कि क्या कौन से इन्फेक्शंस होते हैं। रेजिस्टेंस क्या है कि कौन से ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंट है इसके अगेंस्ट, तो फंगल रेजिस्टेंस टू एम्फोटेरिसिन बी although infrequent is associated with decreased एर्गोस्टेरोल content of the fungal membrane। तो फंगल रेजिस्टेंस जो है एम्फोटेरिसिन बी की वो although क्या है, इनफ्रीक्वेंट है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एसोसिएट है किससे, डिक्रीज एर्गोस्टेरोल कंटेंट्स ऑफ द फंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे डिक्रीज एर्गोस्टेरोल कंटेंट होता है वहाँ पे इसके रेजिस्टेंस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंट हो सकते हैं, पर ये इतना ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो होती ऑर्गेनिजम्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में पेरिटोनियल फ्लूइड तो वो नहीं होता, वो जो किडनी में होता है। नहीं बेटा। अच्छा जी, मैम फार्माकोकाइनेटिक्स पेरिटोनियल फ्लूइड हमारी जो पेट में जो है ना पेरिटोनियल कैविटी उसकी इर्द गिर्द होती है जहाँ पे हम डायलिसिस भी करवाते हैं। एग्जैक्टली, और जो विट्रियस ह्यूमर है वो हमारी आंख के अंदर मैक्सिमम लेंस के पीछे होता है, बिल्कुल, रेटिना और लेंस के बीच में। यस। और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पर होता है? मैं वो नहीं याद आ रहा, आई थिंक वो तो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों ने Yes, ma'am. क्या देखा है कि जो एम्फोटेरिसिन बी है वो इंट्रावेनसली इसको दिया जाता है, और ये इंसॉल्युबल होती है वाटर में, पर इसको जो है वो सोडियम डिऑक्सीकोलेट के साथ जो है वो को फॉर्मुलेट किया जाता है, या इसकी लिपोसोमल प्रिपरेशंस कर ली जाती हैं। जो लिपोसोमल प्रिपरेशंस हैं वो अच्छी होती हैं किसके लिए, उन लोगों के लिए जिनमें कोई ना कोई रेनल डिजीज़ होती है या उनमें कोई ना कोई रेनल टॉक्सिसिटी वगैरह हुई होती है। पर ये क्या है, ये एक कॉस्टली एक मेथड है, ये कॉस्टली ड्रग बढ़ जाती है। ये एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एक्सटेंसिवली बाउंड कर जाती है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ और डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है थ्रू आउट द बॉडी, बट ये कहाँ पे नहीं आती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में नहीं आती है, विट्रस ह्यूमर में नहीं आती, ये पेरिटोनियल फ्लूइड में भी बहुत कम लेवल होता है और साइनोवियल फ्लूइड में भी। तो ये इसके बहुत लो लेवल्स होते हैं इन जगहों पे। तो यहाँ पे आप लोग इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो कि इसको इंट्रावेनसली दिया जा रहा है इंजेक्शन के थ्रू, और इसकी मिनिमल पेनिट्रेशन होती है CSF में, विट्रस ह्यूमर में, पेरिटोनियल फ्लूइड में और साइनोवियल फ्लूइड में।
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो है हम सबको पता है कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है। विट्रस ह्यूमर जो है वो आइज़ में होता है, आइज़ का जो आपका जो फ्रंट की मेम्ब्रेन है उसके पीछे, और जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो आपका पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ को, ठीक है। और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपका जॉइंट्स में होता है, और इसका कुछ जो हिस्सा है, कुछ पोर्शन जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एम्फोटेरेसिन बी का एडवर्स इफेक्ट्स है, इसके साइड इफेक्ट्स में आ जाएं तो एम्फोटेरेसिन बी हैज़ अ लो थेरापेटिक इंडेक्स, इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो कम है। टॉक्सिक मैनिफेस्टेशंस आर आउटलाइन बिलो, जो टॉक्सिक मैनिफिकेशंस हैं मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी वो ये हैं, क्या है कि इसमें फीवर हो सकता है और चिल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा किडनी फेलियर हो सकता है खुदा न खास्ता, और हाइपरटेंशन हो सकती है, बीपी के इश्यूज़ जो हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, एनीमिया यानी कि ब्लड सेल्स की कमी, तो ये हो सकती है। ओके जी, हाँ जी। सो एंटी मेटाबोलाइट एंटी फंगल्स में क्या है कि फ्लूसीटोसिन जो है इसको 5-FC भी कहते हैं। ये क्या है, सिंथेटिक पायरामिडी एंटी मेटाबोलाइट है, डेट इज़ ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी फंगल एजेंट्स, जिसको जो है वो डिफरेंट बाकी एंटी फंगल एजेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, और इसको एब्रीवेशन के तौर पे 5-FC भी कहा जाता है। और है क्या, ये सिंथेटिक है पायरामिडीन एंटी मेटाबोलाइट। तो 5-FC enters the fungal cell via cytosine specific permease। तो ये क्या करता है, ये फंगल सेल के अंदर चला जाता है, कैसे जाता है, साइटोसिन स्पेसिफिक परमीएज के थ्रू एन एंजाइम नॉट फाउंड इन मेमेलियन सेल्स। ये एंजाइम जो है ये मेमेलियन सेल्स में नहीं पाया जाता। It is subsequently converted to a series of compounds including 5-fluorouracil, उसको 5-FU कहते हैं, and 5-fluoro डीऑक्सीयूरिडीन, जिसको आप क्या कहते हो, इसके अलावा 5-मोनोफॉस्फेट विच डिसरप्ट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो 5-FC जो है ये फंगल सेल के अंदर जाता है, कैसे जाता है, साइटोसिन स्पेसिफिक परमीएज के थ्रू, जो कि मेमेलियन सेल्स में तो होता नहीं है। तो सब्सिक्वेंटली ये क्या करता है, वहाँ पर जाकर फंगल सेल के अंदर जाके क्या करता है, कन्वर्टेड सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देता है, इंक्लूडिंग 5-फ्लोरोयूरासिल को, और इसके अलावा 5-फ्लोरो डीऑक्सीयूरिडीन 5' मोनोफॉस्फेट को, विच डिसरप्ट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनको क्या कर देता है, इनको कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि इनको ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एम्फोटेरेसिन बी इंक्रीजेज सेल परमिएबिलिटी। एम्फोटेरेसिन बी जो है वो क्या कर देता है, वो सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। परमिएबिलिटी का मतलब है कि बाहर से ड्रग्स को, एजेंट्स को, चीज़ों को अपने अंदर लेने की सलाहियत, ताकत, परमिएबिलिटी सलाहियत, कैपेबिलिटी, अलाउइंग मोर 5-FC टू पेनिट्रेट द सेल लीडिंग टू सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप 5-FC को एम्फोटेरेसिन बी के साथ सिनर्जिस्टिकली दोगे, इसको उसके साथ कॉम्बिनेशन में दोगे, तो फिर क्या होता है कि चूँकि एम्फोटेरेसिन बी जो है परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, तो 5-FC जो है वो ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है फंगल सेल के अंदर, जिससे जो है एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। एम्फोटेरेसिन बी भी अपना कमाल दिखाता है और 5-FC भी अपना कमाल दिखाता है, और फिर क्या होता है कि जो आपके कंपाउंड्स हैं 5-फ्लोरोयूरासिल और 5-फ्लोरो डीऑक्सीयूरिडीन जो हैं, डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सो हेयर इन डायग्राम यू कैन सी दैट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5-FC है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको फ्लूसीटोसिन भी कहते हैं, और साथ में प्लस कर रहे हो, आपको इसको कॉम्बिनेशन में दे रहे हो एम्फोटेरेसिन बी, परमिएज एंजाइम के थ्रू ये अंदर चला जाता है, सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर जब ये आता है तो साइटोसिन डीएमिनेज एंजाइम के थ्रू क्या करता है, वाटर को अपने अंदर लेता है और अमोनिया को बाहर निकाल देता है, किसमें से, और कन्वर्ट कर देता है 5-फ्लोरोयूरासिल में। 5-फ्लोरोयूरासिल जो है वो फिर आपका UMP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो UMP है ये थायमिडाइलेट सिंथेज के थ्रू DTPM और DNA में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये DNA में कन्वर्ट होता है तो डिक्रीज DTPM लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस।
चूँकि जब ये काम नहीं होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो ये इनहिबिशन हो गई। तो जब ये वाला थायमिडाइलेट सिंथेज वाला स्टेप नहीं होता तो फिर क्या होता है, डीएनए नहीं बनता। जब डीएनए नहीं बनता तो आगे वाले जो फर्दर काम है वो सब नहीं होते। तो ये जो 5 फ्लोरो जो हमारे पास यूएमपी था, यूरिडिनाइलेट मोनोफॉस्फेट, ये जो है ये रोक देता है किसको, डीएनए की सिंथेसिस को। सो एंटी फंगल स्पेक्ट्रम 5FC इज़ फंजिस्टेटिक। ये क्या है, बेसिकली फंजिस्टेटिक है, ये फंगस की ग्रोथ को रोकता है। इट इज़ इफ़ेक्टिव इन कॉम्बिनेशन विद, ये कॉम्बिनेशन में इसको दिया जा सकता है किसकी कॉम्बिनेशन में, इट्राकोनाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में, फॉर ट्रीटिंग किस डिजीज़ को, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। तो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए इसको 5FC को इट्राकोनाजोल के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद एम्फोटेरिसिन बी। इसको एम्फोटेरिसिन बी के साथ भी दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किसके लिए, सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए, एंड फॉर द मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय सी न्यूफॉर्मेंस एंड सी एल्बिकेंस। तो सी एल्बिकेंस और सी न्यूफॉर्मेंस से जो मेनिंजाइटिस हो जाती है और सिस्टेमिक माइकोसिस होती है, उनको ट्रीट करने के लिए इसको एम्फोटेरिसिन बी के साथ भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। 5FC can also be used for candida urinary tract infections when fluconazole is not appropriate। जहाँ पे fluconazole जो है वो appropriate नहीं होती तो फिर वहाँ पे जो 5FC को दिया जाता है। However, resistance can occur with repeated use। पर रेजिस्टेंस जो है वो माइक्रो उसको फंगस को हो सकती है किसकी वजह से, रिपीटेड यूज़ की वजह से। जब आप 5FC को बहुत ज़्यादा दोगे रिपीटेडली तो उससे जिस एजेंट के ख़िलाफ़ हाँ जी एजेंट ही कह लें आप, जिस फंजाई के ख़िलाफ़ वो काम कर रहा है उसको क्या कर देता है, उसमें रेजिस्टेंस कॉज कर देता है। सो रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस में अकर ड्यू टू डिक्रीज लेवल्स ऑफ एनी ऑफ द एंजाइम्स इन द कन्वर्जन ऑफ 5FC टू 5FU एंड अदर मेटाबोलाइज। रेजिस्टेंस हो सकती है किस वजह से कि 5FC से 5FU में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए, अगर उन एंजाइम्स में से किसी भी एंजाइम का लेवल अगर कम होगा तो 5FU तो बनेगा नहीं। जब 5FU नहीं बनेगा तो फिर डीएनए की सिंथेसिस जो भी इनहिबिट नहीं होगी। डीएनए सिंथेसिस तो इनहिबिट नहीं हुई, जबकि 5FC बॉडी में अभी भी मौजूद है, तो 5FC बॉडी में मौजूद रहेगा, जिससे क्या होगा कि बॉडी में ऐसे ऐसे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाएगी। बॉडी को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, कुछ असर ही नहीं होना, जितना मर्जी फिर 5FC देते रहो। The emergence of resistant fungal cells is lower with the combination of 5FC plus a second antifungal agent। हाँ, पर जब कभी आप जो 5FC को किसी दूसरी सेकेंड एंटीफंगल एजेंट के साथ कॉम्बिनेशन में देते हो तो जो रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। Thus 5FC is not used as a single antimycotic drug। तो इसी वजह से क्या है कि 5FC को जो है सिंगल माइकोटिक ड्रग के तौर पर नहीं दिया जाता, इसको हमेशा किसी न किसी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिज़म में फंगल सेल में उसकी रेजिस्टेंस कॉज ना हो, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉज ना हो। नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। 5FC इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जब इसको ऑरली दिया जाता है, निगला जाता है, इसको खाया जाता है, तो 5FC जो है वो एक अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। इट डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू आउट द बॉडी वाटर एंड पेनिट्रेट्स वेल इनटू द CSF। ये जो है थ्रू आउट बॉडी वाटर जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे ये थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है और पेनिट्रेट कर जाता है बहुत अच्छी तरह से इनटू द CSF एज वेल। तो CSF में भी ये पेनिट्रेट कर जाता है। 5FU इज़ डिटेक्टेबल इन पेशेंट्स। 5FU को जब 5FC से 5FU बनना है, जो हमने अभी पीछे बात की थी कि कन्वर्जन हो जाती है, वो डिटेक्टेबल होती है इन पेशेंट्स में एंड इज़ प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ 5FC बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो 5FU जो है वो डिटेक्टेबल होता है पेशेंट्स में, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है और प्रोबेबली किससे 5FU जो है वो डिटेक्शन के काबिल होता है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। किसकी वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से, किसकी 5FC की मेटाबॉलिज्म की वजह से, जो कि कौन कर रहा है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ बोथ द parent drug and metabolites is via glomerular filtration and the dose must be adjusted in patients with compromised renal function। तो एक्सक्रीशन जो है इस पेरेंट ड्रग की और दूसरी ड्रग की जो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में दी जा रही है एंड मेटाबोलाइट्स की, और इनके साथ जो एसोसिएटेड मेटाबोलाइट्स हैं वो कैसे एक्सक्रीट होते हैं, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि यूरिन में बाहर निकाल दिए जाते हैं यूरिन से, और जो डोज है उसका एडजस्ट किया जाता है उन तमाम पेशेंट्स में जिनको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज रेनल फंक्शन जिनमें होता है, जिनमें कोई ना कोई रेनल फेलियर का या रेनल डिसफंक्शन पाई जाती है, तो उनमें जो है वो डोज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली एडजस्ट किया जाता है ताकि
चूँकि इसको एक्सक्रीट आउट तो किडनी नहीं करना है ना, तो इसके लिए उसको फिर बहुत ज़्यादा एहतियात से ड्रग को दिया जाता है डोज़। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? 5FC कॉजेज रिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया। ये क्या करता है? ये न्यूट्रोपीनिया रिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया कॉज कर देता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कॉज कर देता है एंड डोज रिलेटेड बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करता है। तो ये डिफरेंट रिवर्सिबल हैं, ये इरिवर्सिबल नहीं है। ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। रिवर्सिबल हेपेटिक डिसफंक्शन भी कॉज कर देता है विद एलिवेशन ऑफ सीरम ट्रांसएमाइनेजेस, जिससे क्या होता है कि सीरम जो ट्रांसएमाइनेजेस हैं, जो लिवर के ट्रांसएमाइनेजेस होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। हैज़ बीन ऑब्जर्व नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया आर कॉमन एंड सीवियर एंटेरोकोलाइटिस में अकर। और इसके अलावा जो सीवियर एंटेरोकोलाइटिस है वो भी इसमें हो सकती है। वाले उसका बता दें एक दफ़ा, उसमें यह है कि रेजिस्टेंस 12 ड्रग्स फॉर क्यूटेनियस मैकोटिक इन्फेक्शंस, वो वाली ड्रग्स जो कि किसके लिए हैं? क्यूटेनियस मैकोटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए होती हैं। तो मोल्ड लाइक फंजाई दैट कॉज क्यूटेनियस इन्फेक्शंस आर कॉल्ड डर्मेटोफाइट्स और टाइनिया या टीनिया, आप इसको जो मर्जी बोल लें। तो मोल्ड लाइक फंजाई वो तमाम मोल्ड लाइक फफूंदी, मोल्ड यानी कि फफूंदी टाइप की फंजाई जो कि क्यूटेनियस इन्फेक्शंस कॉज कर देती हैं, उन इन्फेक्शंस को क्या कहते हैं? डर्मेटोफाइट्स या टीनिया भी कहते हैं। टीनिया इन्फेक्शंस यानी कि जो मोल्ड लाइक फंजाई से हो रहे हैं, टीनिया इन्फेक्शंस आर क्लासिफाइड बाय द अफेक्टेड साइट। वो किससे क्लासीफाई किए जाते हैं? अफेक्टेड साइट से क्लासीफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइनिया पैडियस विच रेफर्स टू एन इन्फेक्शन ऑफ द फीट, कि जिसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है किसका? फीट का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फिंगर्स के दरमियान जो स्पेस है उसमें कुछ लोगों को ईचिंग और वो इस तरह इन्फेक्शन सा हो जाता है कि वो फिंगर्स जो हैं वो रॉट होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा पेप्यूल्स टाइप उस पर बन जाते हैं। तो वो ये वाली कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं? क्यूटेनियस इन्फेक्शंस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है, किस ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, तो आप उसको उस तरह से नेम दे देते हो। कॉमन डर्मेटोमाइकोसिस such as tinea infections that appear as rings or round red patches with clear centers are often referred to as ringworm। तो कॉमन एक डर्मेटोमाइकोसिस है, यानी कि स्किन का एक माइकोटिक इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि टीनिया इन्फेक्शंस होते हैं और उसमें होता क्या है कि रिंग से अपीयर हो जाते हैं, जिसमें गोल गोल से रिंग होते हैं, राउंड राउंड, और रेड पैचेस होते हैं और जिनका सेंटर जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो इनको क्या कहते हैं? रिंग वर्म कहते हैं। दिस इज़ अ मिसनोमर बिकॉज फंजाई रादर देन वर्म्स कॉज द डिजीज़। ये मिसनोमर है, इसको गलत बोला जाता है। रिंग वर्म तो नहीं इसको कहना चाहिए, क्योंकि वर्म्स जो हैं वो अलग होते हैं। वर्म्स तो अलग पैरासाइट्स हैं, फंजाई वर्म नहीं होती, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ को कॉज करने वाले वर्म्स नहीं है बल्कि फंजाई है, पर इसको नाम जो है वो अभी भी रिंग वर्म ही कहा जाता है। द 3 डिफरेंट फंजाई डेट कॉज द मेजॉरिटी ऑफ क्यूटेनियस इन्फेक्शंस, कौन कौन से ऐसे फंजाई हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ क्यूटेनियस इन्फेक्शंस कॉज करते हैं? वो 3 तरह की फंजाई हैं, जिनमें कौन कौन सी फंजाई आती हैं? आप कहते हैं ट्राइकोफाइटन आती है, माइक्रोस्पोरम आती है एंड एपिडर्मोफाइटन आती है। तो ये 3 जो फंगल स्पीशीज़ हैं, ये 3 जो फंजाई हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ क्यूटेनियस इन्फेक्शंस कॉज करती हैं। नेक्स्ट है ड्रग, कि कौन सी ड्रग इन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? तो स्क्वालिन इपोऑक्साइडेज इनहिबिटर्स। तो स्क्वालिन इपोक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं कि हाँ जी, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली दीज एजेंट्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग स्क्वालिन इपोक्सीडेज। ये क्या करते हैं कि ये एजेंट्स जो हैं वो इनहिबिट कर देते हैं किसको? स्क्वालिन इपोक्सीडेज को, देयर बाय ब्लॉकिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टेरोल। जिससे होता क्या है कि एर्गोस्टेरोल की बायोसिंथेसिस फंजाई में होना रुक जाती है, बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमें पता है एर्गोस्टेरोल जो है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है फंजाई की सेल मेम्ब्रेन का। तो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक अमाउंट्स ऑफ स्क्वालिन रिजल्ट्स, उससे फिर होता क्या है कि जो जो इपोक्सीडेज है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता आपका, और जिसकी वजह से एर्गोस्टेरोल बनाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बॉडी में स्टोर होता जाता है। तो जब उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे पहुंच जाते हैं तो फिर उससे क्या होता है? टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है, इन इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड डेथ ऑफ द फंगल सेल। जिससे क्या होता है कि
सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वो चीज़ों को बाहर भेजना शुरू कर देता है, सेल एक किस्म का सॉर्ट ऑफ बर्स्टिंग की तरफ आ जाता है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, डेथ ऑफ द फंगल सेल। और उससे फिर होता क्या है कि फंगल सेल जो है वो डाई कर जाता है। तो हियर इन डायग्राम यू कैन सी दैट फंगल सेल डेथ हो रही है। कैसे हो रही है कि ये जो है आपके पास क्या है, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज है जो क्या कर रहा है, एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। तो जब एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस, ये देखें ये यहाँ पे ब्लॉकेट लगा दिया, जब वो इनहिबिट होगी तो फिर क्या होगा, स्क्वालिन जो है वो फंजाई के सेल में इकट्ठा हो जाएगा। जब स्क्वालिन इकट्ठा हो जाएगा तो फिर जो है वो उसमें टॉक्सिसिटी आ जाएगी और फंगल के जो सेल है वो डेथ हो जाएगी। इसमें जो स्क्वालिन एपॉक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं उनमें एक ड्रग है डेट इज़ नोन एज टर्बिनाफाइन। तो ये जो टर्बिनाफाइन ड्रग है, ओरल टर्बिनाफाइन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग डर्मेटोफाइट ऑन्कोमाइकोसिस। तो ये जो टर्बिनाफाइन ड्रग है ये ऑरली दी जाती है, ऑरल, और ये ड्रग जो है वो किसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है, ऑन्कोमाइकोसिस इन्फेक्शंस, जो भी स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। और ये है क्या, ये फंगल इन्फेक्शंस ऑफ नेल्स है जिसमें नेल्स पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इट इज़ बेटर टॉलरेटेड, ये जो है वो बॉडी इसको ज़्यादा टॉलरेट कर सकती है, रिक्वायर्स अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। और इसमें जो है वो थेरेपी कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलती, शॉर्टर ड्यूरेशन होता है थेरेपी का, एंड इज़ मोर इफेक्टिव दैन आइदर इट्राकोनाजोल और ग्रिसोफुल्विन फॉर ट्राइकोफाइटन। तो ये क्या है, ये जो ड्रग है टर्बिनाफाइन, ये ड्रग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रादर दैन किन के से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इट्राकोनाजोल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपकी ग्रिसोफुल्विन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किसके लिए, ट्राइकोफाइटन के लिए। ट्राइकोफाइटन क्या है, आपका एक ऑर्गेनिज़म है जो कि डिजीज़ जो कि फंगल इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ऑन द नेल्स। थेरेपी इज़ प्रोलॉन्ग्ड यूजुअली अबाउट 3 months बट कंसिडरेबली शॉर्टर दैन डैट विथ ग्रिसोफुल्विन। ये थेरेपी भी कोई इतनी शॉर्ट नहीं है, जो भी बात की जा रही है ना कि शॉर्ट हो तो होती है, पर इतनी भी शॉर्ट नहीं है, 3 months के ड्यूरेशन की होती है। बट ये जो 3 months है ये एज़ कम्पेयर टू ग्रिसोफुल्विन कम है, क्योंकि ग्रिसोफुल्विन से और भी ज़्यादा टाइम लगता है। ऑरल टर्बिनाफिन में ऑल्सो बी यूज फॉर द टाइनिया कैपिटस। जो ऑरल टर्बिनाफिन दी जाती है इसको आप इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो वाले तमाम इन्फेक्शन जो स्कैल्प में हो रहे हैं जिनको आप टाइनिया कैपिटस कहते हो, तो उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है टर्बिनाफाइन को। नोट यहाँ पे करने की बात यह है कि ओरल एंटी फंगल थेरेपी ग्रिसोफुल्विन, टर्बिनाफाइन और इट्राकोनाजोल जो हैं इज़ नीडेड फॉर टाइनिया कैपिटस। टॉपिकल एंटीफंगल्स आर इनफेक्टिव। यहाँ पे जो है वो टॉपिकल एंटीफंगल्स जो है वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। जैसे अभी पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि स्कैल्प में जो डैंड्रफ हो जाती है उसके लिए शैम्पूज़ वगैरह की हम बात कर रहे थे, तो वो सिर्फ वही चीज़ ही असर करेगी और उसी फंगल इन्फेक्शन पे असर करेगी जो कि टॉपिकली उस ड्रग से ट्रीट होती हो। जब टॉपिकल आप ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा तो फिर आपको वहाँ पे ऑरली या इंट्रावेनसली ड्रग देनी पड़ती है। तो स्कैल्प के कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप टॉपिकली ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि आप सर में दवाई लगा लो, वो स्कैल्प पे वो दवाई लगा लो, या आप स्कैल्प पे वो चीज़ अप्लाई कर लो कोई, तो उससे वो जो है वो असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है, आपको खानी ही पड़ेगी मेडिसिन, जिनमें आपकी ग्रिसोफुल्विन भी डॉक्टर दे सकता है, टर्बिनाफिन भी दे सकता है और इट्राकोनाजोल भी दे सकता है। तो टॉपिकल टर्बिनाफिन 1% क्रीम जेल और सोल्यूशन में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इज़ यूज़ टू ट्रीट टाइना पेडिस। इसको जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, फुट के इन्फेक्शन के लिए, टाइना कॉर्पोरिस रिंगवर्म के इन्फेक्शन के लिए भी, और टाइना क्रूरियस जो कि इन्फेक्शन है किसका, ग्रोइन एरिया का और जॉक इच का। एंड टाइना वर्सिकलर ड्यू टू मेलासीजिया फरफर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली 1 week। और इसके लिए क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 1 week का होता है। और इसमें जो है वो इन सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सकता है 1% क्रीम से, टर्बिनाफिन की, या जेल से, या 1% जो सोल्यूशन बना हुआ होता है उससे ट्रीट किया जा सकता है इन सारे इन्फेक्शंस को, जिसमें टाइना पेडिस आती है, जिसमें टाइना कॉर्पोरिस आती है जो कि रिंगवर्म का इन्फेक्शन है, जिसमें टाइना क्रोरिस आती है जिसमें इन्फेक्शन है आपके ग्रोइन एरिया का, और टाइना वर्सिकलर आती है जो कि इन्फेक्शन है
किसकी वजह से हो रहा होता है, मिलासीज या फरफर की वजह से हो रहा होता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट 1 वीक का होता है। एंटी फंगल स्पेक्ट्रम इसका कितना है टर्बिनाफिन का? टर्बिनाफिन इज़ एक्टिव अगेंस्ट ट्राइकोफाइटन, ये ट्राइकोफाइटन के अगेंस्ट भी एक्टिव है, अपना असर दिखाती है, इफेक्टिव भी है। इसमें ऑल्सो भी इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडिया, एपिडर्मोफाइटन एंड स्कोपुलरी ओप्सिस के इन्फेक्शंस के लिए ये जो ड्रग है टर्बिनाफिन ये इफेक्टिव है। बट द एफिकेसी इज ट्रीटिंग clinical infections due to these pathogens has not been established। पर अगर आप इसकी एफिकेसी देखो क्लिनिकल इन्फेक्शंस के केस में इन पैथोजेंस की वजह से, तो वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए उनके एफिकेसी के कितने % एफिकेसी है, तो वो अभी तक जो है क्लिनिकल इन्फेक्शंस के लिए वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। बट दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल दीज स्पीशीज़, अगेंस्ट ऑल दीज फंगल इन्फेक्शंस। फार्माकोकाइनेटिक्स है इसकी कि टर्बिनाफिन इज़ अवेलेबल फॉर ऑरल एंड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जो है वो ऑरली खाने के लिए भी अवेलेबल है मार्केट में, और इसके साथ साथ ही टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लगाने के लिए भी अवेलेबल है। द बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ओनली 40% ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ कितनी है अगर आप ऑरली लेते हो तो वो है ओनली 40%। टर्बिनाफिन इज़ हाईली प्रोटीन बाउंड एंड इज़ डिपॉजिटेड इन द स्किन, नेल्स एंड एडिपोज टिश्यू। और चूंकि ये क्या है, ये हाईली प्रोटीन बाउंड एक ड्रग है जो कि फ़ौरन से प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है, तो इस वजह से क्या होता है ये डिपॉजिट हो जाती है कहाँ पे, स्किन में, नेल्स में और एडिपोज टिश्यूज़ में ये क्या हो जाती है, गैदर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। अ प्रोलॉन्ग टर्मिनल हाफ लाइफ ऑफ 200 to 400 आवर्स में रिफ्लेक्ट द स्लो रिलीज फ्रॉम दीज टिश्यूज़। और इसके जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम है, वो बहुत स्लो है, और वो कितनी है 200 to 400 आवर्स, तो काफ़ी इसकी हाफ लाइफ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो रिलीज़ है वो बहुत थोड़ा थोड़ा होता है इन टिश्यू से, तो ये टिश्यू से ये जल्दी आराम से रिलीज़ नहीं होती जहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाती है। ऑरल टर्बिनाफिन इज़ एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय सेवरल CYP450 isoenzymes and is excreted mainly via the urinary pathway से ये जो है वो excrete हो जाती है, और मेटाबोलाइज किससे हो रही होती है, CYP450 आइसोएंजाइम्स के थ्रू। द ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद मॉडरेट टू सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट। ड्रग को जो है वो अवॉइड करना चाहिए उन पेशेंट्स में जिनमें मॉडरेट से लेके सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट हुई होती है, रेनल डिसफंक्शन होता है या किसी भी किस्म का हेपेटिक डिसफंक्शन होता है, तो उनमें इस ड्रग को नहीं देना चाहिए। टर्बिनाफिन इज़ एन इनहिबिटर ऑफ द CYP450 2D6 आइसोएंजाइम। ये जो टर्बिनाफिन है ये ड्रग ऐसी ड्रग है जो कि CYP450 2D6 आइसोएंजाइम का इनहिबिटर भी है, एंड कंकॉमिटेंट यूज विद सब्सट्रेट्स ऑफ CYP450 2D6 में रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स विद दोज एजेंट्स। और अगर आप इसको कंकॉमिनेंट यूज़ इसका करते हो CYP450 2D6 के सब्सट्रेट के साथ, तो फिर ये हो सकता है कि इसमें जो रिस्क है एडवर्स इफेक्ट्स के वो इंक्रीज़ हो जाएँ, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि इसका कंकॉमिटेंट यूज़ नहीं करना चाहिए विद CYP450 2D6 के सब्सट्रेट के साथ। डायग्राम में आप देख सकते हो कि ऑरली आप इसको खा रहे हो पिल की सूरत में, पिल्स में या कैप्सूल्स की सूरत में आप इसको खाते हो, और ये मेटाबोलाइज हो जाती है आपके किडनी में, और वहाँ से ये जो है एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू यूरिन। एडवर्स इफेक्ट्स पे इसके आ जाएँ तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड डायरिया, डिस्पेप्सिया, नोजिया, हेडेक एंड रैश। तो रैशेज़ हो सकते हैं स्किन पे, नोजिया हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, और डायरिया वगैरह हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। टेस्ट एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं कि आपको टेस्ट में डिस्टर्बेंसेस फील हों, या आपको विजुअल जो देखने में इम्पेयरमेंट हो सकती है इससे। हैव बीन रिपोर्टेड एज वेल एज एलिवेशंस इन सीरम हेपेटिक ट्रांसएमाइनेजेस। और इसके साथ साथ जो एलिवेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब ये एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे होते हैं तो उसमें हेपेटिक ट्रांसएमाइनेजेस है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे जो है वो और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉज हो सकती हैं। These are the references for today's lecture, students. So this is all about today's lecture.